जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो हमारा 20 दिन 20 प्रैक्टिस क्लास का जो सीरीज है वो चल रहा है, जिसका एक क्लास हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसका सेकंड क्लास देखने वाले हैं। तो अगर आपको मैथ्स का डेली प्रैक्टिस करना है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट का सेकंड क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक का कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8वां देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। बोला गया है यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है एवं उनका महत्तम समापवर्तक 30 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक 180 होगा। पहली संख्या 90 होगी, दूसरी संख्या 70 होगी, दोनों संख्याओं का योग 150 होगा। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो हमको दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया है, 3:2। तो मान लो पहला संख्या आपका कितना है, 3x है, और दूसरा संख्या आपका कितना है, 2x है। ठीक, समझ में आया। हमको दोनों संख्याओं का अनुपात दिया गया था 3:2। तो आप मान लो पहला संख्या 3x है और दूसरा संख्या कितना है आपका, 2x है। और हमको महत्तम समापवर्तक मतलब HCF कितना दिया गया है, HCF हमको दिया गया है 30। तो मुझे बताओ HCF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप बोलोगे HCF मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, अब आप इन दोनों संख्याओं को देखो और मुझे बताओ दोनों संख्याओं में कॉमन फैक्टर क्या है। तो आप बोलोगे यहां भी x कॉमन है और यहां भी x कॉमन है। इसका मतलब ये जो दो संख्याएं हैं 3x और 2x, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है आपका, x है। और HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ये जो आपका कॉमन फैक्टर x है ये कुछ और नहीं है, यही आपका क्या है, HCF है। क्लियर, समझ में आया। हमको दो संख्याओं का अनुपात दिया था 3:2। हमने माना पहला संख्या 3x है, दूसरा संख्या आपका कितना है, 2x है, और हमको HCF कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। तो HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम दोनों संख्याओं को देखते हैं 3x और 2x। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, तो आप बोलोगे x है। इसका मतलब ये x और कुछ नहीं है, ये आपका क्या है, HCF है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 30। तो पहला संख्या कितना हो जाएगा आपका, 3 गुना 30, 3 गुना 30, और दूसरा संख्या कितना हो जाएगा आपका, 2 गुना 30। हमने x के जगह 30 क्यों रखा, क्योंकि यही x आपका क्या है, HCF है, और HCF का वैल्यू कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। तो आपका पहला संख्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 × 90, और आपका दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 दूनी 60। क्लियर, समझ में आया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या बोला गया है, पहली संख्या 90 होगी। तो पहली संख्या आपकी कितनी है, 90 है। तो ये आपका बिल्कुल सही है कि पहली संख्या 90 होगी। यहाँ पे क्या बोला है, दूसरी संख्या 70 होगी, बट जब हमने निकाला तो दूसरी संख्या कितनी निकली है, 60 निकली है। मतलब ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, दूसरी संख्या 70 नहीं होगी, ये कितनी होगी आपकी, 60। क्लियर, समझ में आया। और क्या बोला है यहाँ पे, दोनों संख्याओं का योग 150 होगा। तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा आपका, 90 + 60, 150। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक, कि दोनों संख्याओं का योग कितना होगा आपका, 150। अब बच गए हमारा ये P वाला स्टेटमेंट, जिसमें बोला है उनका लघुत्तम समापवर्तक 180 होगा। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या उनका एलसीएम 180 होता है कि नहीं होता। तो देखो हमारे पास दो संख्या क्या क्या है, हमारे पास दो संख्या है 3x और है 2x, और हमको HCF दिया गया है, कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। ठीक है, और हमको बोला है उनका लघुत्तम समापवर्तक 180 होगा। तो मुझे बताओ 3x और 2x, हमारे पास जो ये दो संख्या हैं इनका एलसीएम कितना होगा। मतलब ये 3x और 2x, इनका आपका एलसीएम कितना होगा। तो देखो यहां पे आप x को भूल जाओ। ठीक, आप बस मुझे बताओ 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है। तो आप बोलोगे 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। अब देखो इनके साथ x का मल्टीप्लाई है, तो जो इनका एलसीएम है इसके साथ भी आप x का मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर, समझ में आया।
तो 3x और 2x का एलसीएम कितना हो जाएगा 6x। अब देखो ये x का वैल्यू कितना है हमारा 30 है, तो ये x के जगह 30 पुट कर दो, मतलब 6 गुना 30 मतलब कितना हो जाएगा आपका 180। क्लियर, समझ में आया? मतलब इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 180। और हमारे क्वेश्चन में भी हमको यही दिया गया है कि उनका लघुत्तम समापवर्तक 180 होगा, मतलब ये भी आपका सही हो जाएगा। इसका मतलब P Q S सही है और आपका R गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? P Q तथा S सही होगा और R गलत होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो अब आप इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन को हम कैसे शॉर्ट में सॉल्व करेंगे। देखो हमको दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 3:2। मान लो पहला संख्या है 3x, दूसरा संख्या क्या है आपका 2x है, और हमको एचसीएफ कितना दिया गया है, ये दिया गया है हमको 30। और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मुझे बताओ 3x और 2x इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? x है, मतलब ये x और कुछ नहीं है, ये आपका क्या है? एचसीएफ है। मतलब ये x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा आपका 30। ठीक, तो अगर x का वैल्यू 30 है तो पहला संख्या क्या हो जाएगा? 3 गुना 30, पहला संख्या हो जाएगा आपका 90, और दूसरा संख्या कितना हो जाएगा? 2 गुना 30 मतलब कितना हो जाएगा? ये 60। मतलब पहला संख्या आपका क्या हो जाएगा? पहला संख्या हो जाएगा आपका 90 और दूसरा संख्या हो जाएगा 60। क्लियर, समझ में आया? अब आप चेक कर लो, क्या बोला है? पहली संख्या 90 होगी। पहली संख्या क्या है? 90 है, बिल्कुल सही है। दूसरी संख्या कितनी है? 60, बट यहाँ पे कितना दिया गया है? 70, मतलब ये हो जाएगा आपका गलत। फिर क्या बोला है? दोनों संख्याओं का योग 150 होगा, तो 90 + 60 कितना होगा? 150, मतलब ये भी आपका बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं P, उनका लघुत्तम समापवर्तक 180 होगा। तो मुझे बताओ 3x और 2x का एलसीएम कितना होगा? तो यहाँ पे आप x को ध्यान मत देना, आप सिर्फ इतना बताओ कि 3 और 2 इसका एलसीएम कितना होता है? तो इनका एलसीएम होता है 6, और इनके साथ x का मल्टीप्लाई है, तो ये जो एलसीएम है इसके साथ भी x का मल्टीप्लाई कर दो। और हमने देखा कि ये x और कुछ नहीं है, ये हमारा क्या है? एचसीएफ है, और इस एचसीएफ का वैल्यू कितना है? 30, मतलब ये x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 गुना 30 मतलब कितना हो जाएगा? 180। और हमको यहां भी यही दिया गया है कि एलसीएम 180 होगा, मतलब ये भी आपका बिल्कुल सही है। मतलब P Q S सही, R गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, P Q तथा S सही होगा, R गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बोला गया है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है, तो एचसीएफ 7 होगा, बड़ी संख्या 28 होगी, दोनों संख्याओं का योग 49 होगा, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 8 अधिक होगी। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो हमको दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया है? 3:4। मान लो पहली संख्या आपकी है 3x और दूसरी संख्या आपकी है 4x, और हमको इनका एलसीएम कितना दिया गया है? ये दिया गया है 84। तो आप मुझे बताओ ये जो 3x है और ये जो 4x है, इनका एलसीएम कितना आएगा? मतलब 3x और 4x, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आप यहाँ पे x को मत देखो, आप सिर्फ मुझे बताओ कि 3 और 4 इसका एलसीएम कितना होता है? तो ये कितना हो जाएगा आपका? 3 चौक 12, और इनके साथ x का मल्टीप्लाई है, तो इसके साथ भी आप x का मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब 3x और 4x का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12x आ जाएगा। और इसी एलसीएम का एक्चुअल वैल्यू हमको कितना दिया गया है? 84 दिया गया है। इसका मतलब 12x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 84 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? कटा लो इसको, 12 सत्ते 84, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 7 आ जाएगा। और आप ध्यान से देखना x आखिर क्या है, यहां भी आपका x कॉमन है, यहां भी आपका x कॉमन है। इसका मतलब ये दोनों संख्याओं में क्या है? आपका कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब यही x हमारा क्या है? एचसीएफ है। क्लियर, मतलब ये जो हमारा x का वैल्यू आया है 7, ये हमारा एचसीएफ है। तो हमारा एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा? 7। ठीक,
तो ये है हमारा महत्तम समापवर्तक और हमको कितना दिया गया है यहाँ पे HCF बराबर 7 होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है कि इन संख्याओं का आपका महत्तम समापवर्तक कितना आएगा, 7 आएगा। अब देखते हैं L, बड़ी संख्या 28 होगी। तो मुझे बताओ ये जो आपका 3x और 4x है, ये जो आपका दो संख्या है 3x और 4x, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 3x की 4x? तो आप बोलोगे दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है आपकी, 4x। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना रख दो, 7 रख दो। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी आपका, 4 गुना 7 मतलब 28। ठीक, तो स्टेटमेंट में कितना दिया था, बड़ी संख्या 28 है और हमने भी कितना निकाला है, यहाँ पे 28 निकाला है। मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। अब देखो दोनों संख्याओं का योग 49 होगा। ठीक है, तो देखो पहली संख्या 3x है, दूसरी संख्या कितनी है आपकी 4x। तो आप ऐसा मत करना कि पहले यहाँ पे x का वैल्यू पुट करो फिर यहाँ पे x का वैल्यू पुट करो, उसके बाद इन दोनों को ऐड करो, तो इससे आपका टाइम जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो आप क्या करना, 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा आपका 7x। अब जो यहाँ पे दोनों का योग आया है 7x, यहाँ पे आप x का वैल्यू पुट करो, मतलब x बराबर कितना पुट करना है आपको, 7 पुट करना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 सत्ते 49। क्लियर, समझ में आया? तो आप इंडिविजुअली 3x और 4x, यहाँ पे x का वैल्यू पुट मत करना, आप सीधा पहले इन दोनों को जोड़ दो, मतलब 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा, दोनों का योग 7x। अब यहाँ पे आप x का वैल्यू पुट करो और x का वैल्यू कितना है आपका 7, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 सत्ते 49। और हमारे स्टेटमेंट में भी हमको यही दिया है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है 49 है और हमने भी कितना निकाला है 49, मतलब ये भी आपका बिल्कुल सही है। अब चलते हैं n में। यहाँ पे बोला है बड़ी संख्या छोटी संख्या से 8 अधिक है। तो देखो एक संख्या है आपका 3x और एक और संख्या क्या है आपका 4x। हमको क्या बोला है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 8 अधिक है। तो मुझे बताओ ये जो 4x है इससे कितना बड़ा है, ये इससे 1x बड़ा है। ठीक है, मतलब x का वैल्यू कितना है 7 है, मतलब ये इससे कितना बड़ा हो जाएगा, 7 बड़ा हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? तो ये इससे 8 बड़ा नहीं है, ये इससे कितना बड़ा है, 7 बड़ा है। मतलब ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब K L M सही और N गलत, K L M सही N गलत, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। बोला गया है एक परीक्षा में शुभम ने अंग्रेजी में विज्ञान से दोगुने अंक प्राप्त किए। अंग्रेजी, विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक 180 थे। यदि अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 हो तो हमको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला बोला गया है विज्ञान में उसके प्राप्तांक 50 होंगे, अंग्रेजी में उसके प्राप्तांक गणित में मिले प्राप्तांक से 30 अधिक होंगे, विज्ञान एवं गणित के कुल प्राप्तांक अंग्रेजी के प्राप्तांक से 60 अधिक होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो हमको बोला गया था कि शुभम ने अंग्रेजी में विज्ञान से दोगुने अंक प्राप्त किए, मतलब अगर वो साइंस में 1 नंबर पाता है तो इंग्लिश में इसका दोगुना, तो 1 का दोगुना कितना हो जाएगा 2। क्लियर, समझ में आया? हमको क्वेश्चन में यही दिया गया था कि शुभम ने अंग्रेजी में विज्ञान से दोगुने अंक प्राप्त किए। तो मान लो वो विज्ञान में 1 नंबर पाता है तो इंग्लिश में इसका दोगुना, मतलब कितना पाएगा वो 2 नंबर। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, मतलब इंग्लिश और साइंस का रेशियो कितना हो जाएगा आपका 2:1। ठीक, तो यहां से हमको इंग्लिश और साइंस का रेशियो मिल गया। फिर आप यहाँ पे आगे देखोगे हमको अंग्रेजी और गणित इसका भी रेशियो दिया गया है कितना, 2:3। हमको इंग्लिश और मैथ्स इनका रेशियो कितना दिया गया है, 2:3। ठीक है, तो हमको इंग्लिश और साइंस का रेशियो मिल गया और हमको इंग्लिश और मैथ्स इसका रेशियो दिया गया है। फिर हम क्या करेंगे, इन तीनों सब्जेक्ट का रेशियो निकाल लेंगे, मतलब इंग्लिश रेशियो साइंस रेशियो क्या हो जाएगा आपका मैथ्स। तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे इंग्लिश का रेशियो 2 है और यहाँ भी आपका इंग्लिश का रेशियो कितना है 2 है। इंग्लिश का रेशियो कितना रख दो यहाँ पे 2। ठीक है, साइंस का कितना है 1 रेशियो और मैथ्स का कितना है आपका
3 रेशियो। तो हमको यहां से तीनों सब्जेक्ट का रेशियो मिल गया कितना, 2:1:3। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो बोला है अंग्रेजी, विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक कितने हैं, 180। मतलब इंग्लिश प्लस साइंस प्लस मैथ्स तीनों का मिला के कितना है उसका 180। ठीक, अब हम बात करते हैं रेशियो की। तो तीनों सब्जेक्ट का रेशियो में मिला के कितना नंबर आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 रेशियो प्लस 1 रेशियो प्लस 3 रेशियो। तो अगर हम बात करें तीनों सब्जेक्ट का रेशियो में टोटल कितना हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 रेशियो। मतलब इसी 6 रेशियो का हमको एक्चुअल वैल्यू कितना दिया गया है, 180। तो अगर 6 रेशियो का 180 है, 6 रेशियो का वैल्यू आपका 180 है, तो एक रेशियो का कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 30। ठीक है, एक रेशियो का कितना वैल्यू हो जाएगा आपका 30। ठीक, तो यहां से हमको एक रेशियो का वैल्यू मिल जाएगा कितना, 30। तो अब यहां पे आप सभी सब्जेक्ट का नंबर निकाल लो। तो इंग्लिश में कितना है, 2 रेशियो, मतलब कितना हो जाएगा, 2 गुना 30, ये हो जाएगा आपका 60। ये आपका 1 रेशियो है, मतलब ये हो जाएगा आपका 30। और मैथ्स में कितना हो जाएगा आपका, 3 गुना 30 मतलब 90 नंबर। क्लियर, समझ में आया। ठीक है, मतलब इंग्लिश में वो कितना नंबर पाएगा, 60 नंबर पाएगा, साइंस में पाएगा वो 30 नंबर, और मैथ्स में कितना पाएगा, वो 90 नंबर पाएगा। अब हम देखते हैं कि हमको यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या क्या दिया गया है। बोला है विज्ञान में उसके प्राप्तांक 50 होंगे। तो विज्ञान में कितना पा रहा है, वो 30 पा रहा है, ना कि 50। तो ये आपका गलत हो जाएगा। वो कितना नंबर पा रहा है, 30 नंबर पा रहा है, तो ये आपका गलत हो गया। अब हम देखते हैं क्यू को। यहाँ पे क्या बोला है, अंग्रेजी में उसके प्राप्तांक गणित में मिले प्राप्तांक से 30 अधिक होगा। तो अंग्रेजी में मिला प्राप्तांक गणित में मिले प्राप्तांक से 30 अधिक नहीं है, ये इससे 30 कम है। ठीक है, अधिक नहीं है, क्या है वो, कम है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं आर को। यहां पे बोला है विज्ञान एवं गणित के कुल प्राप्तांक अंग्रेजी के प्राप्तांक से 60 अधिक है। क्या बोला गया है, विज्ञान एवं गणित, विज्ञान एवं गणित के कुल प्राप्तांक, तो कितना हो जाएगा ये 120 नंबर। ये जो है अंग्रेजी के प्राप्तांक से 60 अधिक है, मतलब इससे कितना अधिक है बोल रहा है, 60 अधिक है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। दोनों का जो प्राप्तांक है मतलब 120, वो इंग्लिश के प्राप्तांक मतलब इस 60 नंबर से कितना अधिक है, 60 नंबर अधिक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब पी और क्यू गलत है, आर आपका सही है। तो क्या हो जाएगा, केवल आर सही होगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बोला गया है किसी परीक्षा में पास और फेल हुए विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 4:1 है। यदि 35 विद्यार्थी कम होते तथा 9 विद्यार्थी और फेल हुए होते तो यह अनुपात 2:1 होता। तो निम्न कथनों के जवाब दे। पहला क्या बोला गया है, कुल विद्यार्थियों की संख्या 155 होगी, पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 124 होगी, फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 62 होगी, पास हुए विद्यार्थियों की संख्या फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या से 95 अधिक होगी। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो हमको पास और फेल का रेशियो कितना दिया गया है, 4:1। हमको पास और फेल इसका रेशियो कितना दिया गया है, 4:1। तो मान लो पास कितने लोग हुए हैं, 4x लोग हुए हैं, और फेल कितने लोग हुए हैं, 1x लोग हुए हैं। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। बोला है यदि 35 विद्यार्थी कम होते तथा 9 विद्यार्थी और फेल हुए होते तो यह अनुपात 2:1 होता। मतलब आगे हमको ये पास और फेल इसका नया रेशियो कितना दिया गया है, 2:1। बट इसके लिए हमको कंडीशन दिया गया है कि 35 विद्यार्थी कम होते तथा 9 विद्यार्थी और फेल हुए होते। तो मुझे बताओ यहां पे मैं क्या क्या वैल्यू पुट करूं। तो देखो यहां पे फेल वाला को तो सीधा बोल दिया है कि 9 विद्यार्थी और फेल हुए होते। मतलब पहले अगर 1x, मतलब पहले x लोग फेल हो रहे थे तो अब 9 विद्यार्थी और फेल होंगे, मतलब अब x + 9 इतने लोग फेल होंगे। तो मैं फेल वाला वैल्यू कितना रख दूंगा सीधा यहाँ पे, x + 9।
बट हमको यहाँ पे पास कितने लोग हो रहे हैं इसको डायरेक्ट नहीं दिया गया है। जैसे यहाँ पे फेल को सीधा बोल दिया है कि 9 विद्यार्थी और फेल होते, बट यहाँ पे हमको पास वालों का डायरेक्ट नहीं दिया गया है। हमको सिर्फ ये दिया गया था कि 35 विद्यार्थी कम होते तथा 9 विद्यार्थी और फेल होते। ठीक, तो चलो देखते हैं कि हम पास वाला वैल्यू यहाँ पे कैसे निकालेंगे। हमको अंश में क्या लिखना है कि कितने लोग पास हुए हैं, तो पास हम कैसे निकालेंगे। देखो, हमको 35 विद्यार्थी कम होते और 9 विद्यार्थी और फेल हुए होते। क्वेश्चन में हमको ये कंडीशन दिया है, तो मुझे बताओ अगर मुझे पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या निकालना है तो ये कैसे निकलेगा। ये निकलेगा अगर मैं टोटल स्टूडेंट में से जितने लोग फेल हो रहे हैं उसको माइनस कर दूंगा तो कितने बच्चे पास हो रहे हैं मुझे इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो देखो टोटल पहले कितने थे, पास थे 4x, फेल थे आपका 1x। तो टोटल कितने लोग थे पहले 4x प्लस 1x। टोटल पहले कितने बच्चे थे 5x बच्चे थे। टोटल का मतलब तो यही होता है ना, मतलब जितने लोग पास हुए थे और जितने लोग फेल हुए थे, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो टोटल कितने बच्चे थे ये निकल जाएंगे। तो टोटल कितने बच्चे थे 4x प्लस 1x, मतलब कितने थे 5x। ठीक है, बट कंडीशन में बोला है यदि 35 विद्यार्थी कम होते, तो पहले अगर 5x बच्चे थे तो अब 35 विद्यार्थी कम हो जाएंगे, मतलब -35। ठीक है, तो टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे अब 5x माइनस 35। और यहाँ पे फेल का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो बोला है तथा 9 विद्यार्थी और फेल हुए होते। तो पहले x विद्यार्थी फेल हो रहे थे, अब 9 विद्यार्थी और फेल होंगे, मतलब x प्लस 9। तो फेल वाला वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 9। तो अगर मैं टोटल स्टूडेंट में से फेल होने वाले स्टूडेंट को घटा दूंगा, मतलब दोनों को माइनस कर दूंगा, तब मुझे टोटल कितने बच्चे पास हो रहे हैं इसका वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर, समझ में आया। तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, टोटल माइनस फेल, मतलब 5x माइनस 35। ये हो जाएगा आपका टोटल बच्चे माइनस फेल हुए बच्चे कितने हैं x प्लस 9, x प्लस 9। क्लियर, समझ में आया। हमने यहाँ पे क्या किया, शुरू में हमको पास और फेल इनका रेशियो दिया गया था कितना 4:1। तो मान लो पास होने वाले विद्यार्थी 4x है, फेल होने वाले विद्यार्थी कितने हैं 1x है। फिर हमको आगे कंडीशन दिया गया था कि यदि 35 विद्यार्थी कम होते तथा 9 विद्यार्थी और फेल हुए होते तो यह अनुपात 2:1 होता। यह अनुपात बोलने का मतलब क्या है, पास और फेल का अनुपात। मतलब आपको नया अनुपात दिया गया है पास और फेल का, ये कितना दिया गया है आपको 2:1। बट इसके लिए आपको कंडीशन दिया गया है कि 35 विद्यार्थी कम होते तथा 9 विद्यार्थी और फेल हुए होते, तो इनका वैल्यू कितना आ जाएगा। देखो फेल का तो हमको डायरेक्ट दिया गया है कि 9 विद्यार्थी और फेल होते, तो अगर पहले x विद्यार्थी फेल हो रहे थे तो अब कितने हो जाएंगे x प्लस 9। बट यहाँ पे अब कितने लोग पास हो रहे हैं इसका डायरेक्ट मेंशन नहीं किया गया है, तो हमको यहाँ पे पास वाला वैल्यू निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालें, पास बराबर क्या हो जाएगा टोटल स्टूडेंट माइनस फेल हुए स्टूडेंट। तो देखो पहले कितने बच्चे थे पास प्लस फेल 4x प्लस 1x, पहले कितने बच्चे थे 5x। ठीक है, तो ये हो गया 5x। बट हमको कंडीशन में बोला गया था यदि 35 विद्यार्थी कम होते, तो अगर पहले 5x बच्चे थे तो अब कितने हो जाएंगे 5x माइनस 35। अब ये हो जाएगा माइनस, फिर क्या करेंगे हम, जितने लोग फेल हैं तो फेल का वैल्यू कितना हो जाएगा, पहले x लोग फेल होते थे, अब 9 विद्यार्थी और फेल होंगे, मतलब अब कितना हो जाएगा x प्लस 9। तो यहाँ पे हम कितना रख देंगे x प्लस 9, तो पास का वैल्यू कितना आ जाएगा 5x माइनस 35 माइनस x प्लस 9। तो यहाँ पे मैं पास वाले स्टूडेंट का वैल्यू रख दूंगा। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम तिरछा गुणा करेंगे, तो इसका गुणा जब मैं इसके साथ करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस ये कितना हो जाएगा 2 गुना 9 18 बराबर 1 का गुना इसके साथ करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5x माइनस 35, ब्रैकेट हटा दो तो ये कितना हो जाएगा माइनस x और माइनस 9। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 5x माइनस x,
ये हो जाएगा आपका 4x, और ये जो 2x है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2x, और इधर क्या हो जाएगा आपका 18, और ये कितना हो जाएगा आपका -35 और -9, ये हो जाएगा आपका -44। तो -44 इधर आके क्या हो जाएगा आपका +44। ठीक है, तो आपको ये कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 18 + 44 62। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 31। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा 31। ठीक, यहां से हमको x का वैल्यू मिल गया। अब हम देखते हैं कि हमारी स्टेटमेंट में क्या दिया है। पहला बोला है कुल विद्यार्थियों की संख्या 155 होगी। तो चलो इसको हम चेक करते हैं। तो देखो पास और फेल इसका रेशियो कितना है 4:1। तो पास हुए हैं मान लो 4x लोग और फेल हुए हैं आपका 1x लोग। तो टोटल कितने हो जाएंगे ये 4x + 1x 5x। अब यहाँ पे x का वैल्यू रख दो कितना 31। तो ये कितना हो जाएगा 5 × 31 बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 एकम 5 5 × 15 मतलब 155। मतलब टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 155, और यही हमको दिया गया था। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी 155। अब हम देखते हैं m को। पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 124 होगी। तो पास कितने लोग हो रहे हैं 4x लोग। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना रख दो 31। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 एकम 4 4 × 12 124 विद्यार्थी क्या हो रहे हैं पास हो रहे हैं। और स्टेटमेंट में भी हमको यही दिया गया है कि पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 124 होगी। मतलब ये भी आपका बिल्कुल सही है। अब देखते हैं n। इसमें बोला गया है फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 62 होगी। तो फेल कितने हो रहे हैं x लोग। x मतलब 31 लोग फेल हो रहे हैं। ठीक है, बट हमको बोला है फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 62 है। तो 62 नहीं है 31 है। ठीक, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं पास हुए विद्यार्थियों की संख्या फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या से 95 अधिक है। तो इसको भी आप चेक कर लो। देखो पास कितने लोग हुए हैं 124 और फेल कितने लोग हुए हैं 31 लोग हुए हैं। तो ये इससे कितना अधिक है, ये इससे कितना अधिक है 3 और 9। ये इससे 93 अधिक है ना कि 95। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। मतलब L और M सही, N और O क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा L और M सही लेकिन N और O गलत। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। 5.2 किलोग्राम 20 किलोग्राम का 24% होगा। 4 घंटे 30 मिनट का समय एक दिन का 18 सही 2/3% होगा। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। बट इसको सॉल्व करने से पहले परसेंटेज का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। देखो जिसके साथ भी का की या से जुड़ा होता है, ठीक है, जिसके साथ भी का की या से जुड़ा होता है वो वाला वैल्यू हमेशा हर में होता है। ठीक, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका परसेंटेज में बहुत यूज होता है। तो इसको आप एकदम से याद रखना कि जिसके साथ भी का की या से जुड़ा होता है वो वैल्यू हमेशा हर में होता है। ठीक, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोला है 5.2 किलोग्राम 20 किलोग्राम का 24% होगा। तो देखो यहाँ पे का किसके साथ जुड़ा है 20 किलोग्राम। मतलब ये 20 किलोग्राम जो है वो हर वाला वैल्यू हो जाएगा। ठीक, मैंने इसीलिए आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू में ही बताया कि जिसके साथ भी का की या से जुड़ा होता है वो वैल्यू हमेशा हर में होता है। तो यहाँ पे देखो का किसके साथ जुड़ा है, ये जुड़ा है 20 किलोग्राम का। ठीक है, मतलब ये जो आपका 20 किलोग्राम है ये हर वाला वैल्यू हो जाएगा। मतलब ये जो 5.2 किलोग्राम है ये आपका अंश में आ जाएगा। और चूंकि हमको परसेंटेज निकालना है इसलिए हम किससे गुणा करते हैं 100% से। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये किलोग्राम से ये किलोग्राम कैंसल, ये 0 से आपका पॉइंट हट जाएगा। फिर 10 इसको 2 बार में काट देगा और 2 इसको 26 बार में काट देगा। मतलब कितना परसेंट आएगा ये 26%। ठीक है, मतलब 5.2 किलोग्राम 20 किलोग्राम का कितना परसेंट होगा 26%, ना कि 24%। ठीक है,
तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं अगला वाला क्या बोला है। 4 घंटे 30 मिनट का समय एक दिन का 18 से ही 2/3% होगा। तो चलो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो मुझे बताओ हर में कौन सा वैल्यू आएगा। देखो यहाँ पे का किसके साथ जुड़ा है, आप बोलोगे सर का तो यहाँ भी है और का यहाँ भी है, बट आप क्वेश्चन को पढ़ो, आपको इसका सेंस समझ में आ जाएगा कि 4 घंटे 30 मिनट का समय मतलब ये जो समय है वो एक दिन का, तो एक्चुअल वाला का कौन सा है, ये वाला, और ये का किसके साथ जुड़ा है, एक दिन का, मतलब हर में कौन सा वैल्यू आएगा आपका, एक दिन, मतलब 1 डे। ठीक है, तो हर में कौन सा वाला वैल्यू आएगा आपका, 4 घंटा 30 मिनट मतलब 4.5 घंटा। और चूंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए किससे गुणा हो जाएगा, 100% से। ठीक, तो ये वाला समझ में आया कि जिसके साथ भी का की या से जुड़ा होता है वो वैल्यू हमेशा हर में रहता है। उसके बाद आप एक चीज ध्यान देना कि जो दोनों का यहाँ पे यूनिट होगा वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ का यूनिट आपका घंटा है और यहाँ का आपका क्या है, दिन, तो ये दोनों यूनिट जो है वो अलग अलग है, तो हमको इसको सेम करना पड़ेगा। तो ऊपर में क्या है, घंटा, मतलब 4.5 घंटा, तो इसको भी आप घंटे में कन्वर्ट कर लो। तो एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। तो ये हो जाएगा आपका 24 घंटा गुना क्या हो जाएगा, 100%। कटा लो इसको, ये घंटे से ये घंटा कैंसल और ये 0 से आपका पॉइंट हट जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका 3 अट्ठे 24 और ये 3 इसको 15 बार में काट देगा, 2 चौक 8, ये हो जाएगा आपका 2 पंचे 10। कितना बचा ऊपर में आपका, 15 पंचे 75 और आपका हर में कितना बचा, 4। तो इसको आप सॉल्व कर लो, ये कितने बार में जाएगा आपका, 4 एकम 4, कितना बचा 35, तो 4 अट्ठे 32, कितना बचेगा 3, मतलब 3 सही 4। मतलब इसका आंसर कितना आएगा कि 4 घंटे 30 मिनट का समय एक दिन का कितना परसेंट होगा, 18 सही 3/4%। बट यहाँ पे हमको क्या दिया गया था, 18 सही 2/3%। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 18 सही 2/3 नहीं है, ये 18 सही 3/4% होगा। मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब ये दोनों गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पी तथा क्यू दोनों गलत है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया, आगे बढ़े। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करना और इसका आंसर कितना आएगा कमेंट करके इसका आंसर जरूर देना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 800 रुपए की राशि का 3 वर्ष का मिश्र धन 920 रुपए है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्र धन 992 रुपए होगा। ब्याज में 72 रुपए की वृद्धि होगी। नया कुल ब्याज 192 रुपए होगा। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो बहुत से बच्चे ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, वो पहला वाला दर निकालते हैं कि आखिर पहले इसका दर कितना था और वो वाला दर निकालने के बाद उसमें ये जो आपका एक्स्ट्रा 3% का वृद्धि हो रहा है उसको जोड़ते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका प्रोसेस जो है वो बिल्कुल गलत है, आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, बोला गया है 800 रुपए की राशि का 3 वर्ष का मिश्र धन 920 रुपए है। फिर आगे बोला है यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दिया जाए। तो आप यहाँ पे फालतू पुराना वाला दर क्यों निकालोगे, आपको यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, देखो हमारा ब्याज का दर जो है वो 3% बढ़ गया है, तो मुझको सिर्फ इससे मतलब है, ना कि पुराने वाले दर से मतलब है। तो अगर हर साल 3% ब्याज बढ़ा है और टोटल हमारे पास कितना समय है, 3 वर्ष, तो अगर एक साल में 3% एक्स्ट्रा ब्याज दे रहा है तो 3 साल में कितना देगा, 3 तिया 9%। इसका मतलब 9% आपका जो ब्याज है वो बढ़ जाएगा। ठीक, ये समझ में आया। अब क्या करना, आपका जो ये मूलधन था 800 रुपए, उसका आप 9% निकाल लो। तो 9% मतलब कितना हो जाएगा, 9/100। तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 निया 72 रुपए। मतलब आपको 3 वर्ष में 72 रुपए अतिरिक्त ब्याज मिलेगा, 72 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। क्लियर, समझ में आया। यहां पे आपको फालतू वाला काम नहीं करना कि आप पुराना वाला दर निकाल रहे हो और वो वाला दर निकालने के बाद उसमें +3 करके इसको फिर से कैलकुलेट कर रहे हो, उसके बाद आपका आंसर आ रहा है।
तो ऐसा फालतू काम आप मत करना। आपको यहाँ पे स्मार्ट तरीके से काम करना है। मुझको यहाँ पे पुराने दर निकालने का कोई जरूरत है ही नहीं, तो मैं उसको क्यों निकालूं? मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दिया जाए, तो अगर एक साल में 3% बढ़ा रहे हैं तो 3 साल में कितना हो जाएगा? 9%। इसका मतलब उसको 9% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। तो आप 800 का 9% निकाल लो, कितना होगा वो? 72 रुपए। इसका मतलब उसको 72 रुपए ब्याज जो है वो एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक, समझ में आया? अब हम देखते हैं हमको यहाँ पे क्या क्या स्टेटमेंट दिया गया है। पहला बोला गया है नया मिश्र धन 992 रुपए होगा। तो देखो पहले कितना मिश्र धन था? 920 रुपए। अब उसको एक्स्ट्रा कितना पैसा मिल रहा है ब्याज के रूप में? 72 रुपए। तो इसको इसमें जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 992 रुपए। तो नया मिश्र धन कितना हो जाएगा? 992 रुपए। और हमको यहाँ पे यही दिया गया है, मतलब ये पी वाला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्यू को। यहाँ पे क्या बोला है? ब्याज में 72 रुपए की वृद्धि होगी। ब्याज में कितना वृद्धि हुआ है? 72 रुपए। मतलब ये भी आपका क्या है? बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं आर। इसमें क्या बोला है? नया कुल ब्याज 192 रुपए होगा। तो ये कैसे निकलेगा? देखो मूलधन कितना है? 800 रुपए और मिश्र धन कितना दिया गया है? 920 रुपए। तो मुझे बताओ यहाँ पे ब्याज कितना बन रहा है? तो ब्याज कैसे निकलेगा आपका? मिश्र धन माइनस मूलधन। तो पहले कितना ब्याज बन रहा था आपका? 120 रुपए। ठीक है, पहले आपका ब्याज बन रहा था 120 रुपए, अब 72 रुपए अतिरिक्त ब्याज बन रहा है। तो अब कितना ब्याज हो जाएगा? ये 192 रुपए। क्लियर? मतलब नया कुल ब्याज कितना रुपए हो जाएगा? 192 रुपए। मतलब ये वाला भी आपका बिल्कुल सही है। मतलब पी क्यू आर तीनों सही है। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बोला गया है एक व्यापारी को अपनी वस्तु 480 रुपए में बेचने पर 40% की हानि होती है, तो निम्न कथनों पर विचार करें। उस व्यापारी को 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को 960 रुपए में बेचना होगा। उस व्यापारी को 50% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को 1100 रुपए में बेचना पड़ेगा। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या बोला है? एक व्यापारी को अपनी वस्तु 480 रुपए में बेचने पर मतलब ये हमारा क्या है? एसपी है। 40% की हानि होती है, तो एसपी का परसेंटेज में कितना वैल्यू हो जाएगा? कल के क्लास में मैंने आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझाया था। तो इसका एसपी कितना हो जाएगा? 100% माइनस 40%। कितना हो जाएगा आपका एसपी? 60%। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लगाते हैं? रेशियो मेथड। तो देखो ये जो 480 रुपए आपका सेलिंग प्राइस है, इसका परसेंटेज में कितना वैल्यू है? 60%। तो ये 480 रुपए जिसका वैल्यू है उसको हम डिवाइड करते हैं। तो हम डिवाइड किससे करेंगे? 60% से। फिर हम करते हैं गुणा, और गुणा किससे करते हैं? जिसका वैल्यू हमको निकालना होता है। हमको क्या निकालना है? उस व्यापारी को 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को 960 रुपए में बेचना पड़ेगा। तो अगर 20% का लाभ चाहिए तो एसपी कितना हो जाएगा? 100% प्लस 20%, 120%। मतलब हमको 120% का यहाँ पे वैल्यू निकालना है, तो गुणा हो जाएगा 120% से। कटा लो 60, इसको 2 बार में काट देगा। ये कितना हो जाएगा? 48 दूनी 96 और ये 0, मतलब 960 रुपए। क्लियर? समझ में आया? और हमको यहाँ भी यही बोला गया है कि उसको 20% का लाभ कमाने के लिए 960 रुपए में बेचना पड़ेगा। मतलब ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। उस व्यापारी को 50% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को 1100 रुपए में बेचना पड़ेगा। अगर 50% लाभ चाहिए तो एसपी कितना हो जाएगा? 100% प्लस 50%, 150%। तो अब हम यहाँ पे किससे गुणा करेंगे? 150% से। तो ये 480 रुपए आपका 60% का वैल्यू है। हमको किसका निकालना है? 150% का निकालना है। तो गुणा हो जाएगा यहाँ पे 150% से ये परसेंट कैंसल, 6 इसको 8 बार में काट देगा। फिर ये कितना हो जाएगा? 15 8 120 और ये 0, मतलब 1200 रुपए। इसका मतलब 50% का लाभ कमाने के लिए कितना बेचना पड़ेगा? 1200 रुपए में। बट यहाँ पे कितना दिया गया है? 1100 रुपए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसको कितना बेचना पड़ेगा? 1200 रुपए में।
मतलब एल आपका क्या है, गलत है। तो सिर्फ के सही है, एल गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, के सही है लेकिन एल गलत है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक बस पहले 500 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है और आगे समान दूरी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो कथन क्या दिया गया है, कुल दूरी के लिए औसत चाल 96 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। कारण क्या दिया गया है, जब दूरी समान हो तो औसत चाल का फॉर्मूला ये होता है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो कोई एक बस है, वो पहले 500 किलोमीटर की दूरी को 80 की स्पीड से तय करती है और आगे समान दूरी मतलब ये भी आपका कितना हो जाएगा, 500 किलोमीटर। ठीक है, तो आगे समान दूरी 120 के स्पीड से तय करता है। तो हमको क्या निकालना है, कुल दूरी के लिए औसत चाल। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखना, जब दूरी समान होती है तो जो औसत चाल का फॉर्मूला होता है, औसत चाल मतलब v, ये क्या हो जाता है आपका 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्लियर, समझ में आया। तो जब दूरियां समान होती है तो उसका औसत चाल कैसे निकलता है, 2 इंटू v1 इंटू v2 अपॉन क्या हो जाता है, v1 प्लस v2। तो देखो हमारा क्वेश्चन भी क्या है, समान दूरी वाला है। मतलब यहाँ पे हमको बोला था पहले 500 किलोमीटर की दूरी को 80 की स्पीड से तय करता है और आगे समान दूरी, मतलब जितना दूरी पहले था उतना दूरी अब है। मतलब ये समान दूरी पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक, तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा औसत चाल v कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 2 और v1 मतलब क्या है, पहला चाल। तो पहला चाल आपका हो जाएगा v1 और दूसरा चाल आपका क्या हो जाएगा v2। मतलब कितना हो जाएगा ये 80 गुना 120 डिवाइड में क्या हो जाएगा आपका, v1 मतलब 80, v2 मतलब 120। ठीक, कैलकुलेट कर लो इसको, 2 गुना 80 गुना 120 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा ये 200। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो कितना हो जाएगा 12 8 96, मतलब 96 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा औसत चाल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमारे कथन में भी हमको यही दिया है कि कुल दूरी के लिए औसत चाल 96 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। अब देखते हैं कारण। कारण क्या बोला है, जब दूरी समान हो तब औसत चाल का फॉर्मूला v बराबर 2 इंटू v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2 होता है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है कि जब समान दूरियां होती है तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है। और ये जो कारण है वो कथन का एकदम सही से व्याख्या करता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। स्टेटमेंट हमको दिया गया है 50 वस्तुओं के संग्रह का औसत 5 है, तो निम्न कथनों पर विचार करें। यदि प्रत्येक वस्तु को 5 से गुणा किया जाता है तब औसत 25 होगा। यदि प्रत्येक वस्तु में 10 जोड़ा जाए तब औसत 20 होगा। यदि प्रत्येक वस्तु में 2 घटाया जाए तब औसत 3 होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको औसत का एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी कार्य हम सभी संख्याओं के साथ करते हैं वही कार्य आपका औसत के साथ भी होता है। ठीक, मैंने क्या बताया, जो भी कार्य हम सभी संख्याओं या सभी वस्तुओं के साथ करते हैं वही कार्य हम औसत के साथ भी करते हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपका औसत में यूज होता है। ठीक, तो इसको आप नोट करके लिख लेना कि जो कार्य हम सभी संख्याओं या सभी वस्तुओं के साथ करते हैं वही सेम कार्य आपका क्या होता है, औसत के साथ भी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम सभी संख्याओं में 5 जोड़ेंगे तो जो आपका औसत रहेगा उसमें भी 5 जुड़ जाएगा। अगर हम सभी संख्याओं में 10 का गुणा करेंगे तो जो आपका औसत रहेगा उसमें भी 10 का गुणा हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमको बोला है
50 वस्तुओं के संग्रह का औसत 5 है। अब देखो क्या बोला है, यदि प्रत्येक वस्तु को 5 से गुणा किया जाए तब औसत 25 होगा। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में क्या समझाया था, जो कार्य हम सभी संख्याओं या सभी वस्तुओं के साथ करते हैं वही सेम कार्य हम औसत के साथ भी करते हैं। तो अगर सभी संख्याओं को 5 से गुणा कर रहे हैं तो हमारा जो औसत होगा उसमें भी 5 का गुणा हो जाएगा। तो अगर पहले औसत 5 था तो नया औसत क्या हो जाएगा, देखो हमने सभी वस्तुओं में 5 से गुणा किया है तो औसत में भी 5 से गुणा हो जाएगा। मतलब ये कितना हो जाएगा, 5 पंचे 25। ठीक, तो नया औसत कितना हो जाएगा आपका 25, और यही हमको दिया गया है। तो ये P वाला आपका बिल्कुल सही है। क्लियर, समझ में आया। अगर सभी वस्तुओं को 5 से गुणा कर रहे हैं तो औसत में भी आपका 5 से गुणा हो जाएगा। तो पहले औसत कितना था, 5 था। अगर मैं इसमें 5 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 पंचे 25। ठीक, अब हम देखते हैं अगला स्टेटमेंट। क्या बोला है, यदि प्रत्येक वस्तु में 10 जोड़ा जाए तब औसत 20 होगा। तो देखो सभी में 10 जोड़ रहे हैं तो औसत में भी आपका 10 जुड़ जाएगा। तो पहले औसत कितना था, 5, तो नया औसत कितना हो जाएगा, 5 प्लस 10, मतलब कितना आना चाहिए, 15। बट यहाँ पे कितना दिया गया है, 20, जो कि आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर कितना आना चाहिए था, 15। ठीक, अगला देखते हैं, यदि प्रत्येक वस्तु में 2 घटाया जाए तब औसत 3 होगा। तो जब हम प्रत्येक वस्तु में 2 घटा रहे हैं तो औसत में भी क्या हो जाएगा, 2 घट जाएगा। तो पहले औसत कितना था, 5, अब कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 बराबर 3, और यही हमको दिया है कि नया औसत कितना हो जाएगा, 3। मतलब ये R आपका बिल्कुल सही है, मतलब P और R सही और ये Q आपका क्या है, गलत है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, P और R सही लेकिन Q गलत। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्या बोले है, यदि वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो कथन क्या दिया है, हानि प्रतिशत 20% होगा। कारण क्या दिया है, हानि प्रतिशत बराबर SP माइनस CP बटा CP गुना 100%। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमको क्या दिया है, वस्तुओं का विक्रय मूल्य का सेलिंग प्राइस बराबर क्या दिया है, 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब 40 का CP। हमको क्वेश्चन में यही दिया है तो मैंने क्या किया, 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये जो SP और CP है इसको एक साइड ले आओ, मतलब ये क्या है आपका SP, और ये CP जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब SP बटा CP बराबर यहाँ पे क्या है 4, और ये 5 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये बटा 5। क्लियर, समझ में आया। तो आपका SP कितना हो जाएगा 4 और CP कितना हो जाएगा 5। तो मुझे बताओ यहाँ पे हमको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। हमारा जो CP है वो SP से बड़ा है, तो जब CP SP से बड़ा होता है तो हमको क्या होता है, हानि होता है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, हानि का प्रतिशत। हानि का प्रतिशत, तो देखो हमको हानि कितना हो रहा है, हम 5 के वस्तु को 4 में बेच रहे हैं, मतलब हमको 1 का हानि हो रहा है। ठीक है, तो हानि कितना हो रहा है, 1 का हो रहा है। डिवाइड बाय क्या करते हैं हम, CP। CP कितना है 5, इंटू क्या हो जाएगा 100%। काट लो इसको, 5 इसको 20 बार में काट देगा तो हानि का परसेंट कितना आएगा आपका 20%। तो ये है आपका फाइनल आंसर, हानि का परसेंट कितना आएगा 20%, और यही हमको दिया है कि हानि का परसेंटेज 20% होगा, मतलब आपका कथन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं कारण। कारण में क्या बोला है, हानि प्रतिशत बराबर SP माइनस CP बटा CP इंटू 100% होता है। तो चलो इसको हम देखते हैं कि क्या ये सही है कि गलत है। हम हानि का परसेंट कैसे निकालते हैं, हम इसको कैसे निकाले हैं, ये जो आपका 1 आया है ये कैसे आया है, जब मैं CP माइनस SP किया हूं, जब मैं CP माइनस SP किया हूं तब जाके मेरा यहाँ पे 1 आया है। मतलब अंश में क्या होगा, CP माइनस SP बटा क्या करते हैं हम CP, ठीक, इंटू क्या किए हैं हम 100%।
इसका मतलब हानि का परसेंट कैसे निकलता है, Cp माइनस एसपी बटा Cp इंटू 100%। बट हमको यहाँ पे क्या दिया है, Sp माइनस Cp। तो ये Sp माइनस Cp नहीं होगा, ये Cp माइनस Sp होगा, क्योंकि अगर हानि हो रहा है तो हमारा Cp बड़ा होगा, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, मतलब Cp माइनस Sp करेंगे, ना कि Sp माइनस Cp। तो आपका कारण जो है वो गलत हो जाएगा, मतलब कथन सही है और कारण गलत है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, कथन सही है लेकिन कारण गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? तो ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।